बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। में से जो न्यू यूज़र है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें दूसरों के साथ। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी की बात करेंगे और साथ साथ जनरेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग न्यू स्ट्रेटजीज़ की भी को भी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी जो है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। अब स्ट्रेटजीज़ के अंदर प्लानिंग्स होती हैं और प्लानिंग के अंदर छोटे छोटे प्लान होते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ द जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी। याद रहे कि एंटरप्रेन्योरल उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम इंक्रीमेंटल वेल्थ को अचीव करते हैं या अपनी दौलत जो हमने सोची होती है वो बनाते हैं। कहते हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी मीन्स अ सेट ऑफ डिसीजंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस that first generate and then exploit over the time a new entry in the way that maximize the benefits of the new and minimize its cost। एंटरप्रेन्योर की जो भी स्ट्रेटजी होती है उसमें उसने अपनी कास्ट को कम करना होता है और अपने बेनिफिट को ज़्यादा करना होता है। आप ये समझ लें कि वो रिसोर्स को या इनपुट को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसमें से ज़्यादा या मैक्सिमम बेनिफिट कैलकुलेट कर सके। अब आगे चलते हैं कि जो न्यू एंट्री है उससे क्या मुराद है। स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरल जो है वो एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, वो न्यू भी हो सकता है। अब जो न्यू एंट्री होती है उसके अंदर उसके पास न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं या वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और मार्केट में इन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और मार्केट में अपनी चीज़ कस्टमर्स के सामने पेश करता है। ही इज़ नोन एज अ न्यू एंट्री, रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब नई एंड न्यू एंट्री जो होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, वो अपने सोर्सेज को कैसे रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ कर सकता है। जैसे दो चीज़ें हैं जी, ठीक है, सोर्स एंड रिसोर्स। सोर्स क्या होता है, एक अपना ज़रिया होता है, और रिसोर्स क्या होता है कि आप किसी का मतलब कि वो चीज़ आपकी मलकियत में तो नहीं होती लेकिन आप उसको सोर्स बना के यूज़ कर रहे होते हैं। अब रिसोर्सेज हैं, अक्सर बंदा कहता है ना कि यार मेरे बड़े रिसोर्सेज हैं, ठीक है मैं निकाल लूँगा। मेरे बड़े रिसोर्सेज से मुराद ये है कि मेरी जनाब पंजाब पुलिस में बड़ी अच्छी वाक़ियत है, तो वो मेरा एक रिसोर्स है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा अपना सोर्स है जी, मैं बोलूँगा जी मैं पंजाब पुलिस में ख़ुद जॉब करता हूँ और मैं अपने मसले का हल निकाल लूँगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है रिसोर्सेज और सोर्सेज के दरमियान। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो किस शक्ल में होते हैं। अगर हम न्यू एंटरप्रेन्योर के तौर पे सामने आते हैं तो हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड इटसेल्फ एंटरप्रेन्योर। तो लैंड ज़मीन है जी, ठीक है, और उसके बाद ज़मीन हम किराए पे लेते हैं या रेंट पे लेते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। लेबर है जी, लेबर को भी अगर हम डेली वेजेस पे हायर करते हैं तो उनसे भी ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। कैपिटल, सरमाया, अगर हमने किसी से लोन के तौर पे लिया हुआ तो उसको भी बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर, हमने ऑर्गेनाइजेशन को एक एंटरप्रेन्योर की तरह चलाना है, एक मैनेजर की तरह नहीं चलाना होता अगर हमें कमांड मिल जाए। जनरेटिंग ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि नई जो एंट्री होती है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। अब जो न्यू एंट्री है, नया जो पर्सन आ गया उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम एंटरप्रेन्योर प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है डिस्कवरी, सबसे पहला प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट, रिसोर्सिंग, एक्चुअलाइजेशन एंड हार्वेस्टिंग। ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो हमने पहले लेक्चर में अपनी पढ़ी थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये एरो रखा हुआ है, लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, कि जो न्यू एंट्री होती है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी। अब लेकिन उससे पीछे उसके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, और ये रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, या तो उसके पास कारोबार का नॉलेज होता है या फिर वो अपने वो दूसरे सोर्सेज यूज़ करते हैं। अक्सर औकात ये होता है ये बंदा अपॉर्चुनिटी अवेल इसलिए भी कर रहा होता है या करना चाह रहा होता है कि इसके पास पैसे मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ना वो कोई दूसरे पर्सन है, उनके पास पैसा नहीं होता, बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं। वैसे भी इल्म के बारे में ये कहा जाता है कि इल्म जो है वो किसी का मिरास नहीं है, जिसके पास हो वो समझ लें कि वो गरीब होकर भी अमीर होता है। तो ये एक ऐसी दौलत होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, नॉलेज, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये बंदा कोई भी आपको छीन नहीं सकता। अब इन दोनों सोर्सेज को एज अ बंडल के तौर पे वो यूज़ करके एक अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है कि डेवलप हो जाए, तो उसमें वो फिर अपना पाँव रखे। इसको कॉरिडोर भी कहते हैं, जैसे पाक चाइना कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट किस्म के बिजनेसमैन के लिए कि वो उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करें और अपने बिज़नेस के लिए वो रेडी हो जाएं। अब अपॉर्चुनिटी के बाद अगला जी एंट्री स्ट्रेटजी है कि उसने एंटर कैसे होना है। रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी,
रिस्क को कम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, और इसके साथ ही है जी फॉर्म की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी। याद रहे कि आपका बेसिक गोल क्या होता है। गोल यही होता है कि आप जनाब टॉप या कामयाब तरीन कंपनी बना लें, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कहते हैं जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एज अ सोर्सेज कंपेटिटिव एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। वो ये कहता है कि अक्सर औक़ात हमारे पहली बात हुई है कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। ये एक वो बेनिफिट होता है जो आपके पास सिर्फ मौजूद होता है, या तो लेबर की शक्ल में होता है, या कैपिटल की शक्ल में मौजूद होता है, या किसी और सोर्स की शक्ल में मौजूद होता है जो दूसरे के पास नहीं होता। तो आप इस सोर्स को कंपेटिटिव एडवांटेज के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। द एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड देन रिकम्बाइन रिसोर्सेज इनटू द बंडल दैट इज़ द वैल्यूएबल, रेयर एंड इंटीमेट। अब ये रिसोर्सेज को क्या करता है, बेसिकली इकट्ठा करता है, उनको बेहतर वे में यूज़ करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास टीम बड़ी अच्छी है, कल्चर है, ज़बरदस्त है, कम्युनिकेशन है, तो सारी चीज़ें ठीक है। अगर इन सब चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है तो वो उसके किसी काम के नहीं है। उसके बाद वो ये कहता है रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, रेयर एंड इनमिटेबल। ठीक है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल होने चाहिए। ठीक है, पर्स अपॉर्चुनिटी यानी ऐसे होने चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। रेयर बड़ी कम होने चाहिए, सिर्फ आपके पास हो, और वो भी पोटेंशियल हो। एंड इनमिटेबल्स की बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि रेप्लिकेशन ऑफ दिस बंडल ऑफ रिसोर्सेज वुड डिफरेंट और कॉस्टली फॉर द पोटेंशियल। हाँ, अगर कंपेटिटर आपका उस रिसोर्स को यूज़ करता है तो उसको वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़े, लेकिन आपको सस्ता पड़ना चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये पीछे जो बातें हैं वही दोबारा आ रही हैं कि अगर आप न्यू एंट्री हो या न्यू मेंबर हो, अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो उसके लिए आपके पास मार्केट का नॉलेज होना ज़रूरी है। नाउ हाउ, वहाँ पे किस किस्म के लोग कितने अरसे के लिए आपको चाहिए। फिर आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आज के दौर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और उससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, कि अगर कोई न्यू एंट्री या न्यू अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कि आ रही है आपके सामने, तो आप उसको असेस करें और आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा बेनिफिट लें। आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ऑन अ न्यू एंट्री। जो न्यू एंट्री है उसके लिए इन्फॉर्मेशन का भी जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट नॉलेज जो है वो अपनी उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, लें जी, मेन ये टर्म आ गई, अक्सर औक़ात टर्म पेपर में भी आती है। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर टू द एक्सप्लॉइट इन पर्टिकुलर। देखें, अभी जो पाक चाइना कॉरिडोर चल रहा है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन अभी कोई बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे रेट्स जो हैं बड़े डाउन है हालात की वजह से। लेकिन जो सियाना होता है ना, इन हालात में जाके एंट्री करता है और पैसे लगाता है। याद रखिएगा कि मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर शोर बड़ा हो कि लो जी सिक्योरिटीज़ महंगी हो गई हैं, तो लोग वहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जो अक्लमंद होता है वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है जी लो जी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, तो सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो अकेला अंदर जा रहा होता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कंफर्ट विद द मेकिंग डिसीजन अंडर द सर्टेनिटी। अगर तो ट्रेड ऑफ है, हालात बिल्कुल ठीक हैं और विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो उसमें कंफर्टेबल फील करेगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा। जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी में कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं जिसका उसको ख्याल करना पड़ता है या जिससे वो इफेक्ट हो सकता है। एरर ऑफ कमीशंस की बात कर रहे हैं। अकर फ्रॉम द डिसीजंस टू परसू दिस न्यू अपॉर्चुनिटी ओनली टू फाइंड आउट द लेटर दैट एंटरप्रेन्योर हैड ओवर एस्टिमेटेड। हाँ, अक्सर बात ये करता है जी, वो अपनी जो होती हैं इसमें एबिलिटीज़ होती हैं उनको ओवर एस्टिमेट कर लेता है और ऐसे कुछ डिसीजंस लेता है जिसकी कॉस्ट उसको बाद में बड़ी ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। देखें, एक अगर ये बंदा आया, पहले साल उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो वो जनाब कहते हैं लो जी अब मैं तो उस्ताद बन गया। लेकिन याद रखिएगा कि मरते दम तक इंसान जो है वो कभी अपने उस्ताद का उस्ताद नहीं बनता, बल्कि चीज़ें सीख रहा होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द एक्टिंग, अक्सर औक़ात वो कुछ ऐसा एक्ट भी करता है कि जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। एरर ऑफ ओमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। इस अकर from the decisions not to act on the new entry opportunity only to find out the later that the entrepreneur had underestimate his her ability। अच्छा, इसमें क्या करता है, पहले में ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है, इसमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। तो इससे भी क्या होता है कि वो एक लंबा जंप लेने में नाकाम हो जाता है, या
अपने आप को पुश करने में वो बड़ा टाइम लगा देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द नॉट एक्टिंग, अगर वो काम नहीं करेगा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। डिसीजंस टू एक्सप्लॉइट और नॉट एक्सप्लॉइट द न्यू एंट्री, क्या क्या मतलब अक्सर उसने डिसीजन लेना होता है अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लॉइट करे या ना करे, किस चीज़ के लिए, जो न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए। अब इसमें सबसे पहले वो ये देखता है कि जो न्यू एंट्री हो रही है क्या मार्केट में उसके आने के बाद या उसके आने से पहले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उसको अट्रैक्ट कर सके। अगर तो अट्रैक्ट करेगी तो वो जाएगा, अगर नहीं करेगी तो वो नहीं एक्सप्लॉइट करेगा। नहीं जी, जाते जाते हम दोबारा जनाब इस फिगर को देखेंगे जो कि बिल्कुल हमने स्टार्ट में किया था कि आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि वो बंदा रिसोर्स बंडल्स उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, उसके पास नॉलेज है, उसके पास दूसरे सोर्सेस मौजूद हैं, इसलिए इनकी बेस पे वो न्यू एंट्री या न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में देख रहा होता है। आगे चलें, कहते हैं द डिसीजन टू एक्सप्लॉइट और नॉट एक्सप्लॉइट न्यू एंट्री। हाँ, उसके बारे में अब उसने डिसीजन लेना है कि वो करे या ना करे, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी हैज़ अ 3 की स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं जी जब भी एक एंटरप्रेन्योरल एक स्ट्रेटजी बनाता है। जनरेशन ऑफ न्यू एंट्री, एक्सप्लॉइटिंग ऑफ न्यू एंट्री स्ट्रेटजी, अ फीडबैक लूप फ्रॉम द न्यू स्ट्रेटजी। 1 by 1, एक्सप्लॉइटिंग ऑफ न्यू एंट्री स्ट्रेटजी, द एक्शन ऑफ मेकिंग यूज़ एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज। ले जी, अब पहले वाला जो था जनरेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी, कि आप जो है कोई नया बिज़नेस बना लें क्योंकि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट है, एक सोसाइटी के अंदर घर आबाद होना शुरू हो गए हैं, तो आप वहाँ पे अपना एक छोटा सा पॉइंट खोल लें, एक किस्म की आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। अब फीडबैक लूप फ्रॉम द न्यू एंट्री स्ट्रेटजी, आप जो है फीडबैक भी लेते जाएँ। फीडबैक देखें जी 2 तरह के होते हैं, एक तो ये है कि आपको लोग बोल कर लिख कर देते हैं, दूसरा ये होता है कि बिहेवियर या रिस्पॉन्स से आपको मिलता है। अगर मार्केट में कस्टमर का रिस्पांस नेगेटिव है, चीज़ें सेल नहीं हो रही, तो इट्स मीन आपका नेगेटिव फीडबैक है। आप बिज़नेस जो है बंद करना शुरू करें या उसके अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब उसके बाद ये है कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द बीइंग फर्स्ट। अगर एक बंदा पहले आ जाता है मार्केट के अंदर तो उसके पास क्या कंपेटिटिव एडवांटेज होते हैं। कहते हैं फर्स्ट मूवर डेवलप अ कॉस्ट एडवांटेज, फर्स्ट मूवर फेस लेस कंपटीशन से निकले जी कंपेटिटिव रिवेलरी। उसके बाद फर्स्ट मूवर्स कैन बी सिक्योर इंपॉर्टेंट चैनल्स, फर्स्ट मूवर्स आर द बेटर पोजीशन टू सर्टिफाई कस्टमर, फर्स्ट मूवर गेन एक्सपर्टीज थ्रू द पार्टिसिपेशंस। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, जो न्यू एंट्री है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ इसके लिए डिसएडवांटेजेस हैं। जो फर्स्ट मूवर होता है, जो सबसे पहले आ जाता है, डिमांड अनसर्टेनिटी, डिमांड के बारे में नहीं पता होता, लोगों को अभी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बारे में नहीं आइडिया होता, तो उस चीज़ का भी इसको क्या होता है, लॉस होता है। टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही होती है। अभी उसने जनाब i5 सीरीज़ ला के रखी थी, तो जनाब पता चला अगले साल i7 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स कभी आते हैं कभी जाते हैं और उनकी अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है। ले जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी जो है टॉपिक हम अगली वीडियो में इसको देखेंगे और अपना मैक्सिमम जो है लेक्चर उसको कवर अप करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।